न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर हम डालते हैं देश और प्रदेश की खबरों। ड्रोन का काम तमाम। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राजौरी सहित कई इलाकों में हुए धमाके, गूंजी सायरन की आवाज। जम्मू कश्मीर के अखनूर, उधमपुर और राजौरी में शनिवार तड़के सुबह जोरदार आतंकी हमला हुआ। अखनूर में 3 जोरदार धमाके सुने गए। उधमपुर के डिब्बर इलाके से जोरदार धमाके के बाद धुआं उठता हुआ देखा गया। इसके तुरंत बाद अब पूरे इलाके में हवाई सायरन बजाए जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजौरी में पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। लगातार धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती। इस बीच रक्षा सूत्रों ने शनिवार को बताया है कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय शहरों पर ड्रोन हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने जम्मू सेक्टर में जोरदार जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा दोनों पर उत्तर में बारामुल्ला से लेकर दक्षिण में भुज तक 26 स्थानों पर ड्रोन देखे गए। ड्रोन के हथियार बंद होने का संदेह है और वे नागरिक और सैन्य दोनों की ही ठिकानों के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकता है। जिन स्थानों पर ड्रोन देखे गए हैं उनमें बारामुल्ला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फजीलका, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बड़मेर, भुज, कुआरबेट और लाखी नाला भी शामिल। एक गंभीर घटना में पंजाब के फिरोजपुर में एक हथियारबंद ड्रोन ने नागरिक इलाके को निशाना बनाया, जिसमें एक स्थानीय परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई और सुरक्षा बलों ने इलाके की तलाशी। दोनों हो गया तो हाँ दोनों हो गया तो हाँ
अगली खबर, भारत पाक तनाव के बीच राज्य सरकार अलर्ट मोड पर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समग्र सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों की गहन समीक्षा की। वर्षा के मुंबई स्थित आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के गृह, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन और नगर निगमों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए नागरिकों के जीवन और संपत्ति के जोखिम को न्यूनतम करने तथा संभावित संकट की स्थिति में प्रशासन को तैयार रखने पर जोर दिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कार्यवाहक मुख्य सचिव पुलिस, महानिदेशक मुंबई पुलिस आयुक्त, बृहन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मॉक ड्रिल और वार रूम, प्रत्येक जिले में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करें। इसके लिए एक वार रूम भी स्थापित करें। वहीं ब्लैकआउट की तैयारी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्पताल के साथ समन्वय करें कि ब्लैकआउट के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहे। गहरे रंग के पर्दे, कांच का उपयोग करके बाहरी प्रकाश को पूरी तरह से रोकें। जागरूकता और सूचना, छात्रों और नागरिकों को वीडियो वितरित करें कि ब्लैकआउट क्या है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समग्र सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों की गहन समीक्षा की। वर्षा के मुंबई स्थित आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के गृह, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन और नगर निगमों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए नागरिकों के जीवन और संपत्ति के जोखिम को न्यूनतम करने तथा संभावित संकट की स्थिति में प्रशासन को तैयार रखने पर जोर दिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कार्यवाहक मुख्य सचिव पुलिस, महानिदेशक मुंबई पुलिस आयुक्त, बृहन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मॉक ड्रिल और वार रूम, प्रत्येक जिले में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करें। इसके लिए एक वार रूम भी स्थापित करें। वहीं ब्लैकआउट की तैयारी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्पताल के साथ समन्वय करें कि ब्लैकआउट के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहे। गहरे रंग के पर्दे, कांच का उपयोग करके बाहरी प्रकाश को पूरी तरह से रोकें। जागरूकता और सूचना, छात्रों और नागरिकों को वीडियो वितरित करें कि ब्लैकआउट क्या है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समग्र सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों की गहन समीक्षा की। वर्षा के मुंबई स्थित आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के गृह, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन और नगर निगमों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए नागरिकों के जीवन और संपत्ति के जोखिम को न्यूनतम करने तथा संभावित संकट की स्थिति में प्रशासन को तैयार रखने पर जोर दिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कार्यवाहक मुख्य सचिव पुलिस, महानिदेशक मुंबई पुलिस आयुक्त, बृहन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मॉक ड्रिल और वार रूम, प्रत्येक जिले में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करें। इसके लिए एक वार रूम भी स्थापित करें। वहीं ब्लैकआउट की तैयारी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्पताल के साथ समन्वय करें कि ब्लैकआउट के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहे। गहरे रंग के पर्दे, कांच का उपयोग करके बाहरी प्रकाश को पूरी तरह से रोकें। जागरूकता और सूचना, छात्रों और नागरिकों को वीडियो वितरित करें कि ब्लैकआउट क्या है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं। अगली खबर, भारत पाक तनाव के बीच अखिलेश की लोगों से अपील। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों से संयम और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर व्यवहार करने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन प्रसारित होने वाली गलत सूचनाओं या ऐसी खबरें जिसकी पुष्टि नहीं की गई हो उस पर खबरों पर ध्यान नहीं दें। उन्होंने गुरुवार रात सोशल मीडिया एक्स से कहा है कि हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है, हम सब देश के साथ हैं। उन्होंने लोगों से शांत रहने और किसी भी तरह की गलत रिपोर्ट को शेयर करने से बचने की अपील की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा गलत कंटेंट किस तरह से लोगों के बीच पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा है कि वो हो सकता है कि गलत सूचना अशांति पैदा करने की दुश्मन की रणनीति हो।
अखिलेश यादव ने कहा है कि संकट का समय समझदारी की और भी ज्यादा मांग करता है। सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी गलत समाचार और सूचना पर ना तो विश्वास करें, ना ही आगे शेयर करें। ऐसे समाचार देश के दुश्मनों की ओर से फैलाए गए झूठ भी हो सकते हैं, मतलब ये दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है, इसीलिए किसी भी बहकावे या भड़कावे में ना आए। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों से संयम और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर व्यवहार करने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन प्रसारित होने वाली गलत सूचनाओं या ऐसी खबरें जिसकी पुष्टि नहीं की गई हो उस पर खबरों पर ध्यान नहीं दें। उन्होंने गुरुवार रात सोशल मीडिया एक्स से कहा है कि हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है, हम सब देश के साथ हैं। उन्होंने लोगों से शांत रहने और किसी भी तरह की गलत रिपोर्ट को शेयर करने से बचने की अपील की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा गलत कंटेंट किस तरह से लोगों के बीच पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा है कि वह हो सकता है कि गलत सूचना अशांति पैदा करने की दुश्मन की रणनीति हो। अखिलेश यादव ने कहा है कि संकट का समय समझदारी की और भी ज्यादा मांग करता है। सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी गलत समाचार और सूचना पर ना तो विश्वास करें, ना ही आगे शेयर करें। ऐसे समाचार देश के दुश्मनों की ओर से फैलाए गए झूठ भी हो सकते हैं, मतलब ये दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है, इसीलिए किसी भी बहकावे या भड़कावे में ना आए। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों से संयम और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर व्यवहार करने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन प्रसारित होने वाली गलत सूचनाओं या ऐसी खबरें जिसकी पुष्टि नहीं की गई हो उस पर खबरों पर ध्यान नहीं दें। उन्होंने गुरुवार रात सोशल मीडिया एक्स से कहा है कि हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है, हम सब देश के साथ हैं। उन्होंने लोगों से शांत रहने और किसी भी तरह की गलत रिपोर्ट को शेयर करने से बचने की अपील की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा गलत कंटेंट किस तरह से लोगों के बीच पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा है कि वह हो सकता है कि गलत सूचना अशांति पैदा करने की दुश्मन की रणनीति हो। अखिलेश यादव ने कहा है कि संकट का समय समझदारी की और भी ज्यादा मांग करता है। सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी गलत समाचार और सूचना पर ना तो विश्वास करें, ना ही आगे शेयर करें। ऐसे समाचार देश के दुश्मनों की ओर से फैलाए गए झूठ भी हो सकते हैं, मतलब ये दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है, इसीलिए किसी भी बहकावे या भड़कावे में ना आए। अगली खबर, अमृतसर के खासा कैंट में पाकिस्तानी ड्रोन का काम थमा। भारतीय सेना और वायुसेना लगातार पाकिस्तान के नायक मंसूबों को नाकाम कर रही है। पाकिस्तान एलओसी पर भारत के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ड्रोन और मिसाइल भेज रहा है, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के चलते उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही। इस कार्रवाई का वीडियो भारतीय सेना ने जारी किया है। बीती रात भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 3 शहरों में स्थित एयरबेस को तबाह कर दिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने आज एक बार फिर भारत पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते उन्हें मार गिरा। भारतीय सेना द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते नजर आ रहे। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इस हमले को भारत की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया है। अधिकारियों ने कहा है कि इसका मकसद नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालना था। सेना से कहा कि भारतीय सेना दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करेगी। पाकिस्तान की है तो साहस कोशिश न सिर्फ हमारी सीमाओं पर हमला है, बल्कि नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने की नापाक साजिश भी है, यह अस्वीकार्य है। सेना ने आगे कहा है कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमलों और अन्य हथियारों के जरिए हमारे पश्चिमी सीमाओं पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना और वायुसेना लगातार पाकिस्तान के नायक मंसूबों को नाकाम कर रही है। पाकिस्तान एलओसी पर भारत के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ड्रोन और मिसाइल भेज रहा है, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के चलते उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही। इस कार्रवाई का वीडियो भारतीय सेना ने जारी किया है। बीती रात भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 3 शहरों में स्थित एयरबेस को तबाह कर दिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने आज एक बार फिर भारत पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते उन्हें मार गिरा। भारतीय सेना द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते नजर आ रहे। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इस हमले को भारत की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया है। अधिकारियों ने कहा है कि इसका मकसद नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालना था। सेना से कहा कि भारतीय सेना दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करेगी। पाकिस्तान की है तो साहस
कोशिश न सिर्फ हमारी सीमाओं पर हमला है बल्कि नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने की नापाक साजिश भी है। यह अस्वीकार्य है। सेना ने आगे कहा है कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमलों और अन्य हथियारों के जरिए हमारे पश्चिमी सीमाओं पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर, एमपी में मौसम ने ली करवट, कई जिलों में हुई बारिश। प्रदेश में मौसम का हाल काफी अलग है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं बारिश की बौछार है। मध्य प्रदेश में बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि शुक्रवार को इसमें कमी देखी गई। दिन भर में केवल भोपाल जिले में बारिश हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली और आसपास के शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन इसके बाद भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार के दिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली और आसपास के इलाकों में 15 मई तक बादल छाए रहने का अनुमान। हालांकि इस दौरान तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मौसम के औसत से 2.6 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक था। राजधानी में पिछले 10 दिनों में गर्मी का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश में मौसम का हाल काफी अलग है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं बारिश की बौछार है। मध्य प्रदेश में बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि शुक्रवार को इसमें कमी देखी गई। दिन भर में केवल भोपाल जिले में बारिश हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली और आसपास के शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन इसके बाद भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार के दिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली और आसपास के इलाकों में 15 मई तक बादल छाए रहने का अनुमान। हालांकि इस दौरान तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मौसम के औसत से 2.6 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक था। राजधानी में पिछले 10 दिनों में गर्मी का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश में मौसम का हाल काफी अलग है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं बारिश की बौछार है। मध्य प्रदेश में बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि शुक्रवार को इसमें कमी देखी गई। दिन भर में केवल भोपाल जिले में बारिश हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली और आसपास के शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन इसके बाद भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार के दिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली और आसपास के इलाकों में 15 मई तक बादल छाए रहने का अनुमान। हालांकि इस दौरान तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मौसम के औसत से 2.6 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक था। राजधानी में पिछले 10 दिनों में गर्मी का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर, तेलंगाना पुलिस के सामने 38 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुड़ेम जिले में शुक्रवार को पुलिस के समक्ष पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के 38 सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किए गए। नक्सल विरोधी अभियान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है। इससे पहले भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का वादा किया। इसीलिए नक्सल विरोधी अभियान काफी तेजी से चलाया जा रहा और उम्मीद के
सफलता भी मिल रही है। तेलंगाना पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस वर्ष जनवरी से अब तक 265 माओवादियों ने भद्राद्री कोठागुडेम जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न कैडर के 38 माओवादियों ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का फैसला किया। इसमें कहा गया है कि माओवादियों ने भद्राद्री कोठागुडेम के पुलिस अधीक्षक बिरोहित राजू के समक्ष हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में शुक्रवार को पुलिस के समक्ष पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के 38 सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किए गए। नक्सल विरोधी अभियान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है। इससे पहले भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का वादा किया। इसीलिए नक्सल विरोधी अभियान काफी तेजी से चलाया जा रहा और उम्मीद के अनुरूप सफलता भी मिल रही है। तेलंगाना पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस वर्ष जनवरी से अब तक 265 माओवादियों ने भद्राद्री कोठागुडेम जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न कैडर के 38 माओवादियों ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का फैसला किया। इसमें कहा गया है कि माओवादियों ने भद्राद्री कोठागुडेम के पुलिस अधीक्षक बिरोहित राजू के समक्ष हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में शुक्रवार को पुलिस के समक्ष पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के 38 सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किए गए। नक्सल विरोधी अभियान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है। इससे पहले भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का वादा किया। इसीलिए नक्सल विरोधी अभियान काफी तेजी से चलाया जा रहा और उम्मीद के अनुरूप सफलता भी मिल रही है। तेलंगाना पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस वर्ष जनवरी से अब तक 265 माओवादियों ने भद्राद्री कोठागुडेम जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न कैडर के 38 माओवादियों ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का फैसला किया। इसमें कहा गया है कि माओवादियों ने भद्राद्री कोठागुडेम के पुलिस अधीक्षक बिरोहित राजू के समक्ष हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। अगली खबर, मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत। मुंबई अब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से अन्य चौक से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में 9 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया। फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से आचार्य अन्य चौक तक फैली मुंबई मेट्रो लाइन 3 का फेज 2A शनिवार को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शहर के महत्वाकांक्षी भूमिगत मेट्रो नेटवर्क में एक और मील का पत्थर साबित होगा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से आचार्य अन्य चौक में कुल्लो, इसके साथ ही 6 अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल है। ये स्टेशन धारावी, शीतला देवी, दादर, सिद्धिविनायक, वर्ली और आचार्य अन्य चौक है। ये पूरा रूट सिद्धिविनायक मंदिर जैसे धार्मिक केंद्रों सहित मुंबई की कुछ सबसे घनी आबादी वाले और व्यवसायिक रूप से जीवंत क्षेत्रों को महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी देगा। इससे सिद्धिविनायक मंदिर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिल गई है। 9 किलोमीटर के रूट के खुलने से जाम की समस्या कम होने की उम्मीद की जा रही है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि हमने पिछले अक्टूबर में पहली बार 13 किलोमीटर का डिवीजन खोला था। अब 9 किलोमीटर का रूट शुरू कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य अगस्त तक वर्ली से कफ परेड तक का बचे हुए रूट को पूरा करना है। फोटोग्राफर के बना लिया सर अरे कैमरे मनी क्रू जरा पार्टी अरे सर फोटो सर अरे पार्टी सोना पार्टी साइड ला
अरे गणेश है। अब वक्त तो हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS